बच्चा लोग, मैथ्स कोई रॉकेट टेक्नोलॉजी नहीं है। ये सिंपल एप्लीकेशन ऑफ कॉमन सेंस है और अगर आपके पास कॉमन सेंस है तो यूज करिए। और Dear students of class 11, we are going to start sequences and series. In class 10, you have done AP, arithmetic progression, and now it has been removed from class 11 syllabus, but still, I would love to recapitulate from arithmetic progression. Here we have to start sequences. So before we go for sequence, at first I would like to give you one very simple example. आप इसको ऐसे देखो. Let's suppose that you have a set A and there is a set B. In set A you are having some numbers 1, 2, 3, 4. Clear? And here there is a rule. What I am writing? Let's suppose that the rule is Fn. Fn means what? This is n is equal to 1 and here Fn is given. Now how actually I am going to define Fn? I am going to say Fn is equal to n divided by n plus 1. This is the rule, या हमने एक नियम बना दिया है, इसी से ये नंबर कनेक्ट होता है. तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ f1? f1 विल बी इक्वल टू 1/2. क्यों? fn आपने लिखा है ना, fn इज इक्वल टू n बाई n प्लस 1. तो कितना f1 की वैल्यू कितनी हो गई? 1/1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1/2. समझ में आ रहा है? इसी तरह से अगर आप इसको कनेक्ट करते हो तो ये f2 हो जाएगा और ये 1/3 हो जाएगा, सॉरी 2/3 होगा. क्यों? क्योंकि आप लिख रहे हो कि n बाई n प्लस 1. अगर इसकी बात करते हो तो हम कहते हैं कि f3 का मान कितना होगा? इट इज 3/4. इसकी बात करते हो तो f4 का मान कितना होगा? इट इज 4/5 एंड सो ऑन सो फोर्थ. तो देखिए ये पूरी जो व्यवस्था है इसमें हम इसको तो बोलते हैं क्या जी? डोमेन है ये, और ये उसका कोडोमेन है. आपको फंक्शन जब पढ़ोगे तो पता चलेगा कोडोमेन और रेंज में क्या फर्क होता है. तो बहरहाल हम इसको मान लेते हैं कि भाई इसका ये रेंज है. एक हो गया. और ये जो दिया हुआ है ये रूल है. तो हम कहते हैं कि एक ऐसा रूल जो इस सेट के हर एलिमेंट को इसके यूनिक एलिमेंट से एसोसिएट करा देता है को हम बोलते हैं फंक्शन है. क्या है ये? फंक्शन है. क्लियर हो गया? अब ध्यान से देखिए, इस fn को अगर हम an कह दें, fn को हम क्या बोल रहे हैं? an कहते हैं. तो जो आप यहाँ f1 कह रहे हो उसकी जगह पर आप क्या लिखोगे? उसकी जगह पर आप बोलोगे a1. तो a1 की वैल्यू कितनी हो गई आप बताइए? a1 की वैल्यू कितनी हो गई? 1/2. a2 की वैल्यू कितनी हो गई? 2/3. a3 की वैल्यू कितनी हो गई? 3/4. a4 की वैल्यू कितनी हो गई? एंड सो ऑन सो फोर्थ. लेकिन ये नंबर आ कहां से आ रहा है? उस रूल से. fn का मान क्या था? n/n प्लस 1. तो अब अगर ये जो हमारे पास सेट है, आप जो लिख रहे हो n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, तो अगर ये a की जगह पर हमारे पास क्या हो जाए? एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो जाए. तो अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो गया तो इस एक हमारे पास ऐसा फंक्शन जिसको हम रूल बोल रहे थे उसको हम क्या बोलेंगे? फंक्शन बोलेंगे. तो एक ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो, उससे जो हमारे पास नंबर्स मिलते हैं उसको हम बोलते हैं, वो सेट ऑफ नंबर्स क्या होते हैं? सीक्वेंस बोलते हैं. तो सीक्वेंस हमारे पास क्या हो गया? सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं, व्हाट इज सीक्वेंस? सीक्वेंस set of what? Set of numbers. Now we'll see what is sequence. तो हम कहते हैं कि a sequence is a function. ये क्या होता है जी? एक फंक्शन है. इस फंक्शन का एक दूसरा नाम मैपिंग भी होता है. इसको आप चाहो तो रूल भी कर सकते हो. क्या हमने बताया कि a sequence is a function or mapping a rule whose
डोमेन, डोमेन समझते हैं, ये वाला डोमेन इज द सेट ऑफ क्या, नेचुरल नंबर्स। अच्छा देखो, ये लगता है और इट्स सबसेट्स, कोई जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा नेचुरल नंबर ही होगा। जैसे कि ये हमारे पास 4 ही नंबर आया तो वो सबसेट हो गया नेचुरल नंबर का। लेकिन ये जितना आपको भयंकर दिखाई दे रहा है उतना भयंकर होता है नहीं। दूसरी बात यह है कि इसमें हम कैसे डिनोट करते हैं, जरा पहले इसको देख लीजिए। आप सपोज कर लीजिए कि एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए, हम कहते हैं लेट ए एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन। ये समझ में आ रहा है? एक रूल है, हमारी बात समझ में आ रही है? क्या रूल है भाई? कोई भी एन का मान हम रखते हैं कि व्हेन एन इज इक्वल टू वन, ये क्या हुआ जी, नेचुरल नंबर हो गया, डोमेन हो गया। मतलब इतना लंबा चौड़ा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। कहना ये है कि भैया हम 1 2 3 4 रखते चले जाएंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग हमको जो मिलेगा वही सीक्वेंस बनाएगा। तब हमारे पास n इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो a1 का मान क्या होगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3। n इज इक्वल टू हम 2 कहते हैं तो a2 का मान क्या हो जाए, 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 कितना हुआ, 7। अगर n का मान हम 3 कहते हैं तो a3 का मान क्या होगा, 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 दैट इज 13 एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो सीक्वेंस कौन सा हो गया, सीक्वेंस क्या हो गया, हमने कहा कि देयरफॉर 3 7 13 ये क्या है, इज ए सीक्वेंस। समझ में आ रही बात? मतलब किसी रूल के तहत जो हमको सेट ऑफ नंबर्स मिल गए, रियल नंबर्स मिल गए, उसको हम बोल दिए हैं कि दे फॉर्म अ सीक्वेंस। दूसरी बात यह है कि अ सीक्वेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय, अ सीक्वेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय, या तो आप ऐसे कह दो, ऐसे कह दो, या ऐसे कह दो, ये ठीक है। वेयर ए एन इज द, ये क्या हो गया जी, nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ये सीक्वेंस का nth टर्म है। तो जो हमको काम की बात जाननी है वो सिर्फ इतना ही है कि भैया अगर हमारे पास सीक्वेंस ऐसे होता है, अच्छा ये बराबर किसके होता है, ये बराबर होता है a1 a2 a3 डॉट 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 an। क्लियर हो गया? तो अच्छा एक बात और देखिए, हम कहते हैं साहब ये फाइनाइट और इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या होगा, याद रखिए हम कह रहे हैं कि भाई फाइनाइट सीक्वेंस क्या होगा और इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या होगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है। फाइनाइट समझ में आ रहा है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सीक्वेंस, इन नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीक्वेंस विल बी फाइनाइट। और अगर वो फाइनाइट नहीं है, यानी उसके नंबर ऑफ क्या जो टर्म्स हैं वो फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट है, तो क्या हो गया, इनफाइनाइट सीक्वेंस हो गया। यहां तक क्लियर हो गया? तो अब तक जो हमने बताया वो सिर्फ यही हुआ कि भाई देखो हमारे पास, इसको हम सीक्वेंस बोलते हैं। सीक्वेंस क्या हो गया, हम रिव्यू कर लेते हैं। सीक्वेंस एक फंक्शन है, मैपिंग है या रूल है जिसका डोमेन, डोमेन से डर लग रहा है तो ये समझ लीजिए कि उसमें n का मान 1 रखना है, 2 रखना है, 3 रखना है, 4 रखना है। तो हम कहते हैं जिसका डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, मतलब हमको रखना है 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है? या तो पूरा का पूरा नेचुरल नंबर हो जाए और नहीं तो उसका कोई सबसेट हो जाए। माने हमारे पास 10 हो सकते हैं टर्म, 15 हो सकते हैं। ये क्लियर हो गया? दूसरी बात यह है कि सीक्वेंस के nth टर्म को हम कैसे डिनोट करते हैं, an से डिनोट करते हैं। किसी सीक्वेंस को डिनोट कैसे करते हैं, या तो ऐसे करते हैं तो ऐसे करते हैं। सीक्वेंस को लिखते कैसे हैं, इस फॉर्म में लिख लेते हैं। अगर आप इसको इस फॉर्म में लिखते हैं तब, और अगर सिंपल सीक्वेंस लिखना है तो आप लिखिए a1 a2 a3 a4। ये क्या है, ये सीक्वेंस है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो भी टर्म आएंगे वो किसी न किसी रूल को फॉलो करें। रूल मतलब सिर्फ इतना समझ लो यार, मान लो कोई कहता है an इज इक्वल टू 2n प्लस 3, तो a1 का मान
2 इंटू 1 प्लस 3, A2 का मान, बात समझ में आ रही है? n का मान रखते चले जाओ, वैल्यू निकल जाएगी। ये तो छठी क्लास का बच्चा समझ सकता है। सो हमने क्या बता दिया कि ये दिस इज ऑल अबाउट सीक्वेंस। अब हम लोग 2-3 क्वेश्चंस कर रहे थे। दूसरी बात हमने क्या बताया? हमने बताया कि सीरीज, सॉरी, इनफाइनाइट और फाइनाइट। फाइनाइट क्या होता है भाई? नंबर ऑफ टर्म्स अगर क्या हुआ किसी सीक्वेंस में, अगर ये जो टर्म्स हैं A1, A2, A3, A4 ये फाइनाइट हो गए तो ये क्या हो गया? फाइनाइट सीक्वेंस हो गया। और अगर इनफाइनाइट हो गया तो, यानी अगर फाइनाइट नहीं है यानी इनफाइनाइट हो गया तो इनफाइनाइट सीक्वेंस हो गया। दूसरी बात ये है कि हम कहते हैं भाई सीरीज क्या है? वो तो भाई ठीक है, सीक्वेंस है। तो आपने लिखा था कि देखिए ये सीक्वेंस है। सीक्वेंस हमने कहा कि A1, A2, A3, A4, ठीक है, ये AN क्या था? ये सीक्वेंस था, किसी रूल को फॉलो करता है। अब कोई भी सीक्वेंस को हम सीरीज तब बोलते हैं जब बीच में हमारे पास प्लस हो जाए, A1, A2, A3, A4, और यहां पर क्या हो गया जी? AN हो गया। यानी अगर सीक्वेंस जो बीच में कामा था वहां प्लस, याद रखिए जब भी प्लस होता है तो माइनस ऑटोमेटिकली आ जाता है। कहीं माइनस आएगा तो उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्लस हो या माइनस हो, प्लस करने का मतलब माइनस हुआ। मतलब ये हुआ जैसे आप कह रहे हो कि हमारे पास 2 और -3 है, तो हम लिख तो रहे हैं प्लस ही, लेकिन वास्तव में क्या हो रहा है? ये 2 - 3 हो रहा है। तो इसलिए कहीं उसकी चिंता मत करिएगा कि सारी खाली प्लस के लिए होता है, ऐसा नहीं है। A1 प्लस A2 प्लस A3 इसको क्या बोलते हैं? बोलते हैं सीरीज। और एक और आता है प्रोग्रेशन, आप पढ़े हो ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये प्रोग्रेशन क्या होता है? किसी प्रोग्रेशन में जब हम पैटर्न को फॉलो करते हैं, किसी किसी खास पैटर्न को, अ पर्टिकुलर पैटर्न इज फॉलोड, देन दैट इज नोन एज। बहुत बढ़िया एग्जांपल इसका हो सकता है, जैसे एपी ही देखो ना, 2 + 3 5 + 3 8 + 3 11 प्लस, ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। आप लिख रहे हो 1 + 2 + 2 स्क्वायर + 2 क्यूब प्लस, ये क्या है? एक पैटर्न फॉलो कर रहा। हम कह रहे हैं कि 1/3 + 1/3 स्क्वायर + 1/3 क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, ये क्या है? तो ये सबको हम क्या बोलते हैं? प्रोग्रेशन बोलते हैं। लेकिन अगर सीरीज या प्रोग्रेशन दोनों यूज करने में कहीं कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता है। लेकिन आपको अंतर समझ में आ गया कि सीक्वेंस क्या है, सीरीज क्या है और प्रोग्रेशन क्या है। We'll see one example. Let's suppose that an is equal to n square minus 5n plus 6. Then you have to show that a1 plus a2 plus a3, a1 is equal to a2 plus a3 plus a4. देखिए प्रैक्टिकली हमारे पास अगर क्वेश्चन दिया तो कहता है फाइंड a2, फाइंड a3, फाइंड a4, तो हम क्या लिखते हैं? इसका सोल्यूशन क्या होता है? हम कहते हैं गिवन। क्या दिया है बच्चों बताओ? an is equal to n square minus 5n plus 6. Therefore a1 is equal to 1 square minus 5 into 1 plus 6 is equal to 2. 6 plus 1 7 minus 2. What is a2? It is 2 square minus 5 into 2 plus 6 is equal to how much? 0. देखिए 5 गुना के 10, 6 4 10. When you are going for a3, it is 3 square minus 5 into 3 plus 6 is equal to 5 3 15, और यहाँ पर कितना जी? 3 3 के 9 और 6 15, कितना हो गया? 0. And what about a4? It is 4 square minus 5 into 4 plus 6. देखिए कितना हुआ? 5 चौके 20, चौके 16, 6 22, ये कितना हो गया? 2. तो क्लियरली a2 plus a3 plus a4 is equal to 0 plus 0 plus 2 is equal to 2 is equal to a1. वेरीफाइड। तो पूरा जो सीक्वेंस है, पहली एक्सरसाइज है, पूरी पहली एक्सरसाइज यही डेडिकेटेड है। वी विल टेक अप द एक्सरसाइज सेपरेटली, कि हम वहां पर जहां n होता है उसको वैल्यू रखते हैं, वो a1 निकालना हो, a2 निकालना हो, a15 निकालना हो, वेरीफाई। इसीलिए आई हैव टेकन दिस एग्जांपल। नाउ वील रिकैप्चुलेट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि इसका यूज होगा। हम लोग जस्ट विद इन 5 to 7 minutes विल ट्राई टू फिनिश इट ऑफ। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको पता है कि इसकी हिंदी होती है समांतर श्रेणी, याद है? समांतर माने क्या जी? सम अंतर, जिसका डिफरेंस क्या हमने कह दिया? बराबर हो गया। तो हम कहते हैं कि कोई भी सीक्वेंस
a sequence A1, A2, A3, AN is called an AP if AN plus 1 minus N is equal to D and D is constant. मतलब क्या हुआ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं याद है, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। यानी हमारे पास जब कोई भी सीक्वेंस, या उसको हम सीक्वेंस भी बोलते हैं, सीरीज भी बोलते हैं, प्रोग्रेशन भी बोलते हैं, जब हमारे पास सेट ऑफ नंबर्स इस तरह से हो कि एनी टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का जो डिफरेंस है टेकन इन द सेम ऑर्डर, याद रखिएगा, इज सेम, देन वी से दैट इज व्हाट, एपी। हमने यही कहा है, जैसे आपने कह दिया 2, 3, 5, 3, 8, 3, 11, 3, 14 एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो किसी भी दो टर्म को लोगे तो यहाँ जो डी होता है, डी का मान कितना है, डी इज द कॉमन डिफरेंस, जिसको हम बोलते हैं कि एपी है। इसमें एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था, वो फॉर्मूला पढ़ा था कि साहब इसका nth टर्म का फॉर्मूला क्या है। अगर आप कहते हो कि a इज द फर्स्ट टर्म, याद आ रहा, फर्स्ट टर्म इज a, common difference is d and nth term is equal to tn, तो हम लिखते हैं tn is equal to a plus n minus 1 into d। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा था, nth term of an AP is a plus n minus 1 into d, ये फर्स्ट था। दूसरा सम ऑफ, याद रखिए ये क्या था, nth टर्म था, एंड व्हाट इज द सम ऑफ n टर्म्स, ये था nth टर्म, एंड सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP, ये कितना था, s इज इक्वल टू, हम इसको अलग से कर लेते हैं, इसकी वैल्यू थी, हम लिखते हैं Sn इज द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP, तो हम लिखते हैं Sn की वैल्यू क्या होती है, n/2 a plus l, एक तो ये था। व्हाट इज a? a इज द फर्स्ट टर्म एंड l इज द लास्ट टर्म। ये तो पता है, ये क्या था बेटा, ये था फर्स्ट टर्म, एंड व्हाट इज l? l इज द लास्ट टर्म। क्लियर है? इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल याद आ रहा है, 1 + 2 + 3 + 4 + क्या, 100, या n लिख देते हैं। कहते हैं कि इसका सम कितना होगा, तो इसका सम निकालने के लिए हम लिखते थे s इज इक्वल टू, सब मिला के कितने टर्म्स हैं, n/2, पहला टर्म फर्स्ट और लास्ट टर्म क्या है, n, यानी कितना होता है n + 1/2। मान लो एक दूसरा एग्जाम्पल है कि अगर 1 से लेके कोई पूछता है 100 तक का सम कितना होगा, तो यू डोंट हैव टू ऐड इट, व्हाट यू विल हैव 100, फिर आप क्या लिखेंगे /2 और 100 + 1 यानी 50 × 101 यानी 0505, डायरेक्ट निकाल लिया। तो एनीवे दैट वाज द फर्स्ट फार्मूला यू हैव सीन फॉर सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP। और अगर इसी को दूसरे फॉर्म में लिखते हैं तो हम लिखते हैं n/2 2a plus n - 1 into d। क्यों? क्योंकि l जो होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, a plus n - 1 into d। याद आ रहा, बेसिकली जो l है यही तो tn है। तो हमने कह दिया कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज इक्वल टू, या तो ये होता है नहीं तो ये होता है। इसके बाद एक और हम लोगों ने AP में पढ़ा था, और वो था कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है। क्या हमने बोला था, हमने बोला था अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन हम किसको बोलते हैं, हम कहते हैं कि अगर सपोज कर लीजिए कि 2 + 5 7 + 5 12 आर इन AP, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलते हैं अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। अब आप कहेंगे कि सर ये तो ठीक है, 3 हो गया हमारे पास। अगर हम कह देते हैं कि लेट कैपिटल A बी दी अर्थमेटिक मीन बिटवीन क्या, A एंड B, अगर A और B के बीच में क्या है, कैपिटल A अर्थमेटिक मीन है, तो देन क्या लिखोगे बताओ,
ए कैपिटल ए एंड बी क्या आर इन एपी। हम तो यही बोले हैं एपी में हो तो बीच वाले को हम क्या बोलते हैं, बोलते हैं कि वो अर्थमेटिक मीन है। और इसके हिसाब से आपने तो एक चीज पढ़ लिया है कि भाई अगर एपी होता है तो सेकेंड माइनस फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड माइनस सेकेंड, यानी हमारे पास कितना हुआ 2a इज इक्वल टू ए प्लस बी, देयरफॉर ए का मान कितना हो गया a प्लस बी बाई 2। तो अर्थमेटिक मीन का एक आपने फॉर्मूला भी देख लिया क्या कि अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स इज इक्वल टू सम ऑफ द टू नंबर्स डिवाइड बाई 2। लेकिन अगर आप कहते हैं कि हमारे पास a और b है और a और b के बीच में a1 a2 a3 और क्या an, हम क्या बोल रहे हैं देयर आर n अर्थमेटिक मीन्स, याद रखिए n अर्थमेटिक मीन्स इंसर्टेड, इंसर्टेड समझ रहे हैं, इंसर्टेड बिटवीन टू नंबर्स a एंड b। तो ये क्या होगा इफ, ये नोट करके देख लो। तो हम कहते हैं कि देन a1 a2 a3 an b क्या विल बी इन एपी, ये सब एपी में हो जाएंगे। और यहां से आप चाहोगे तो a1 a2 a3 निकल जाएगा, लेकिन जो आपने वहां पढ़ा है वो इंपॉर्टेंट चीज ये था कि a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an की वैल्यू होती है n टाइम्स a प्लस b बाई 2। ये चीजें आपको याद रखनी। मतलब a और b के बीच में अगर कोई अर्थमेटिक मीन है तो इसकी वैल्यू होती है a प्लस बी बाई 2। और a और b के बीच में अगर n अर्थमेटिक मीन को हम इंसर्ट कराए हैं तो सभी इंसर्टेड अर्थमेटिक मीन का जो सम होता है वो क्या होता है n टाइम्स क्या द अर्थमेटिक मीन बिटवीन द टू नंबर। सो दिस इज व्हाट यू हैव डन इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हाँ, एक चीज और आपने पढ़ा था कि इफ थ्री टर्म्स आर इन एपी, तीन टर्म्स को लेना है जिनका सम दिया हुआ है, तो हम टर्म्स को क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं लेट द टर्म्स आर a माइनस डी ए एंड a प्लस डी। क्या फायदा होता है, इनका कॉमन डिफरेंस d होता है और जोड़ने पर d खत्म हो जाता है, वैल्यू डायरेक्ट निकल जाती है। कहते हैं कि अगर हमारे पास, ये याद रखो हमारे पास ये रिमार्क 1 था, ये कितने टर्म्स थे हमारे पास 3 टर्म्स थे। अगर 4 टर्म्स होते हैं, 4 टर्म्स को लेना होता है तो हम लिखते हैं a माइनस डी a माइनस 3d a प्लस डी एंड a प्लस 3d। अब देखिए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यहीं से क्लास 11 का सिलेबस शुरू होता है। सीक्वेंस वाला हम करा देंगे, वो दैट्स वेरी इजी, लेकिन आपको एक्चुअली जो यूज करना है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से ही है यहां से। अब देखिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तो ठीक है, नाम सुनने में अच्छा लगता है कि भाई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, लेकिन अगर आप जरा अगर हिंदी की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये गुणोत्तर श्रेणी है। ये गुणोत्तर माने क्या होता है जी, ये गुणा हम कहते हैं, ये गुणा है और उत्तर है। गुणा मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन और उत्तर माने होता है बाद में, है ना। उत्तर रामायण जिसमें लव कुश की कहानी आती है उसको बोलते हैं उत्तर रामायण। माने पूरा रामायण खत्म हो गई तब फिर लव कुश की कहानी आती है तो होता है बाद में। उत्तर माने होता है बाद में, उत्तर माने वो उत्तर नहीं, प्रश्न का वाला उत्तर नहीं। मतलब हम कहते हैं कि कोई भी नंबर अगर है और हम उसमें गुणा करते चले जाएं, समझ में आ रहा है। यानी अगर इफ वी गो ऑन मल्टीप्लाइंग टू गेट दी क्या नेक्स्ट वन, तो हमारे पास कोई ना कोई मिल जाएगा। अब एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए हम स्टार्ट करते हैं 2 से, 2 से हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमने कह दिया भाई 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। फिर हम कहते हैं 6 इंटू 3 इज इक्वल टू 18, फिर 18 इंटू 3 इज इक्वल टू 54 एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो हमारे पास ये जो नंबर मिला 2 6 18 54, इसको हम क्या बोलते हैं जीपी। बात समझ में आ रही है। अच्छा, एपी में क्या था, एपी में हम नंबर को ऐड करते हैं और जीपी में क्या करते हैं, जीपी में हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने क्या किया 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 3 18, 18 इंटू 3 54 एंड सो ऑन सो फोर्थ। अब देखिए
इसकी एक और, अच्छा एक और रख लेते हैं ना। मान लो कि हम कहते हैं साहब हमारे पास 54 इंटू 3 है, तो कितना होगा जी? 3 चौके 12, 3 5 15 16, 162। हमने एक और लिख लिया। नहीं तो आप बोलोगे कि साहब वहीं पर कैसे हो गया, इसको जीपी बोलते हैं। अब देखो, हम ये कहना चाहते हैं कि साहब ठीक है मल्टीप्लाई करने पर मिलता है, लेकिन इसमें जो असली चीज ध्यान रखने की है वो ये है कि हम किसी भी टर्म को अगर उसके प्रीसीडिंग टर्म से, प्रीसीडिंग समझते हैं, एक होता है बाद वाला और एक होता है प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग उसके पहले वाले से, यानी किसी टर्म को अगर हम उसके पहले वाले टर्म से डिवाइड कर देते हैं तो क्या नंबर मिलेगा। जैसे इसमें देखिए, अगर 6 लेते हैं तो 6 को हमने इससे डिवाइड कर दिया 2 से। अगर हम कहते हैं 18 है तो 18 को डिवाइड किससे कर दिया? 6 को। अगर हमने 54 लिया तो 54 को डिवाइड किससे कर दिया? 18 से, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो हमारे पास क्या मिल रहा है? एक नंबर मिल रहा है, और ये जो नंबर है इसको हम बोलते हैं कि ये कॉमन रेशियो है। ये क्या हो गया जी? ये हो गया कॉमन रेशियो। तो जीपी क्या हो गया तो समझ में आ गया भाई, कोई नंबर है मल्टीप्लाई कर चले जाएंगे तो हमको सेट ऑफ नंबर जो मिलेंगे। इसका मतलब हुआ कि अगर कोई जीपी को डिफाइन करने के लिए कहा है तो आप क्या लिखेंगे? हमने कहते हैं कि अ सीक्वेंस आर प्रोग्रेशन, अ सीक्वेंस, या हम इसको प्रोग्रेशन भी कह सकते हैं, या सीरीज, ठीक है। ये फाइनाइट आर इनफाइनाइट, ये दोनों हो सकता है। मतलब आपको क्या लिखना है? फाइनाइट आर इनफाइनाइट, ठीक है, इज सेट टू बी अ जीपी इफ, याद रखिएगा इसके जो टर्म होंगे वो नॉन जीरो टर्म होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। कहीं एक जगह जीपी होगा तो कहीं भी एक जगह जीरो आ जाएगा तो उसमें मल्टीप्लाई का जीरो ही होता जाएगा। तो जितने भी इसके टर्म्स होंगे वो क्या होंगे? नॉन जीरो होंगे। तो हम कहते हैं सीक्वेंस ऑफ सीरीज इनफाइनाइट प्रोग्रेशन ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स, नॉन जीरो रियल नंबर्स फाइनाइट और इनफाइनाइट इज सेड टू बी ए जीपी इफ, हम क्या लिख रहे हैं? The term divided by its preceding term is always constant, meaning an plus 1 by an is equal to r, and r is always what? Constant, known as क्या? Common ratio। समझ में तो आपको आ ही गया है, लिखने का तरीका ये हो गया कि किसी भी टर्म को अगर उसके पहले वाले टर्म से डिवाइड करते हैं तो जो नंबर मिलता है वो कांस्टेंट होगा, उसको हम कॉमन रेशियो, जैसे आपने सुना होगा ना कॉमन सेंस, सुना है कि नहीं? कॉमन सेंस सुना है? कॉमन सेंस लोग बोलते हैं कॉमन सेंस इज वेरी अनकॉमन, ठीक। जैसे कॉमन सेंस की बात है, जैसे आप क्लासरूम में हैं और क्लासरूम में सपोज कहीं कोने में कोई छिपकली आ गई या सब लोग छिपकली से डर रहा है या कोई सांप आ गया, तो ये कॉमन सेंस की बात है कि सब दरवाजे से भाग गया, कोई खिड़की से थोड़े जाके मुंडी उसमें डाल करके निकल लेगा। उसी को कॉमन सेंस माने, जो ऐसा सेंस जो सब में कॉमन है। तो ऐसा रेशियो विच इज कॉमन एवरीवेयर इज नोन एज कॉमन। इसी तरह से एपी में क्या होता था? कॉमन डिफरेंस होता था ऐसा। हाँ, लेकिन उसका रूल क्या है? कॉमन डिफरेंस था कि सेकेंड टर्म माइनस थर्ड टर्म, 15 टर्म और 14 टर्म लेंगे तो 15 माइनस 14 होगा। इसी तरह से जब कॉमन रेशियो की बात करेंगे तो आप कहते हो साहब हम फिफ्थ और सिक्स्थ लिए हैं, ले लीजिए, लेकिन सिक्स्थ डिवाइड बाई फिफ्थ करेंगे। किसने कहा कि सर हमने 22nd और 23rd टर्म लिए हैं तो 23rd डिवाइडेड बाई 22nd करेंगे, लेकिन जो भी निकालिएगा दैट नंबर विल बी कांस्टेंट एंड दैट इज नोन एज कॉमन। अब इसमें कॉमन रेशियो, अब इसकी कुछ कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहली बात तो जीपी की सबसे पहली बात क्या है? सबसे पहली बात यह है कि भाई देखिए इसमें जीरो नहीं हो सकता है। नो जीरो कैनॉट बी द टर्म ऑफ, याद रखिए, जीरो कैन नॉट बी क्या? ए टर्म ऑफ जीपी। जीपी में जहां जीरो कोई टर्म होगा तो सब बर्बाद हो जाएगा, जीरो हो ही नहीं सकता, जीपी बन में नहीं करेगा। ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड हो गया कि आर इज कांस्टेंट एवरीवेयर, आर इज कांस्टेंट एंड इज ऑलवेज पॉजिटिव ऑल्सो। कोई जरूरी है पॉजिटिव? कोई जरूरी नहीं है, आर हमेशा कांस्टेंट होगा या फिक्स होगा एवरीवेयर। लेकिन इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इफ ए बी एंड सी आर इन जीपी देन
b बाई ए इज इक्वल टू सी बाई बी। इसका मतलब क्या हो गया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, या लिख सकते हो बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी। ऐसे भी हो सकता है, याद रखिएगा। अगर हम कहते हैं कि ए बी सी ए पी में है तो b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, तो यहां से b का मान होता है a प्लस सी बाई टू। ये एपी के लिए होता है, लेकिन जीपी के लिए क्या होता है, अंडर रूट ए सी। और a और c का ज्योमेट्रिक मीन हो जाता है वही b, हम बाद में चर्चा करेंगे। एक और बात है कि इसका जो जनरल टर्म होता है, जैसे हम इसको कहते हैं कि अगर इसके हम टर्म्स को लेते हैं तो इसके टर्म्स को लिखते हैं ए आर स्क्वायर, ऐसे हम इनके टर्म्स को लेते हैं। अगर 3 टर्म्स को लेना है तो ए आर स्क्वायर करते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि हाउ टू फाइंड द nth टर्म ऑफ ए जीपी। देखो बेटा, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द nth टर्म ऑफ अ जीपी। किसी जीपी का nth टर्म हम कैसे निकालते हैं? हम कहते हैं कि लेट a बी द फर्स्ट टर्म, r द कॉमन रेशियो एंड tn बी द nth टर्म ऑफ ए जीपी। अब सोच के देखो, देयरफॉर व्हाट इज t1? t1 इज इक्वल टू a, क्योंकि आप तो कह रहे हो फर्स्ट टर्म a है। व्हाट इज t2? t2 इज इक्वल टू ए आर। क्यों? आप कहते हो हम r से मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉमन रेशियो याद आ रहा? हमने आपसे कहा था कि 2 इंटू 3 6 इंटू 3 18 इंटू 3 50। बात समझ में आ रही है? तो हमने इसमें कॉमन रेशियो कितना था? कॉमन रेशियो था 6 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3। तो आप अगला टर्म पाने के लिए क्या किए? प्रीसीडिंग। याद रखिए, कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं? द टर्म डिवाइडेड बाई द प्रीसीडिंग टर्म। लेकिन नेक्स्ट टर्म कैसे निकालते हैं? द टर्म मल्टीप्लाइड बाई कॉमन रेशियो। तो 2 से 3, 2 में इफ यू मल्टीप्लाई बाई 3 यू विल गेट 6, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 18, 18 को मल्टीप्लाई करोगे। अब बात समझ में आ रही है? तो वही मैं कह रहा हूं कि व्हाट इज t2 मल्टीप्लाई बाई कॉमन रेशियो, व्हाट इज t3 मल्टीप्लाइड बाई वन मोर r, व्हाट इज tn? tn इज इक्वल टू a r टू द पावर कितना हो गया? समझ में आ रही बात? आप कैसे लिख रहे हो, समझ में आ रहा है? ऊपर से लिख लीजिए। अगर आप कहते हो t1 इज इक्वल टू ए, t2 इज इक्वल टू ए इंटू आर, t3 इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर, t4 इज इक्वल टू ए आर क्यूब, डॉट डॉट डॉट। अगर आपको निकालना है क्या, tn, तो आप क्या लिखोगे? a r टू द पावर n माइनस 1। सो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला यू हैव सीन। क्या? कि nth term of a GP, nth term of a GP is equal to a r to the power n minus 1, where a is the first term, r is the common ratio and n is the number of terms। एक छोटा सा एग्जाम्पल देखो इस पर। हमने सबसे पहले एक एग्जाम्पल 1 लिखा है कि फाइंड द 15th टर्म, याद रखिए 15th टर्म ऑफ द जीपी। कौन सा जीपी है? √3 1 बाई 3 रूट, आई एम सॉरी 1 बाई 3 1 बाई √3 1 बाई 3 √3 एंड सो ऑन सो फोर्थ। मैंने जानबूझ के लिया था, सिंपल नहीं लिया। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इसका सोल्यूशन आप क्या लिखोगे? हियर ए का मान कितना है बेटा? √3 फर्स्ट टर्म। एंड व्हाट इज कॉमन रेशियो? 1 बाई √3 बाई √3 इज इक्वल टू 1 बाई √3 इंटू √3, दैट इज इक्वल टू दिस बाई दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1 बाई 3। तो आपने कॉमन रेशियो कितना निकाल लिया? 1 बाई 3। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? n इज इक्वल टू 15। क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला होता है T15 इज इक्वल टू, आप क्या लिखोगे? Tn इज इक्वल टू ए आर टू द पावर n माइनस 1। देयरफॉर व्हाट इज T15? आपको तो पता है, a इंटू आर टू द पावर 15 माइनस 1 इज इक्वल टू ए आर टू द पावर 14। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? a इज इक्वल टू √3। व्हाट इज r? r इज इक्वल टू 1 बाई 3 टू द पावर हाउ मच? 14। यानी वैल्यू कितनी होगी? √3 बाई 3 टू द पावर 14। उतना निकालने की जरूरत नहीं, बस हो गया आंसर।
ये डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ क्या हुआ, फॉर्मूला हुआ ए आर टू द पावर एन के लिए। अब एक और एग्जांपल आप इस पर देख लीजिए। दूसरा क्या एग्जांपल होगा, इसमें लिखिए कि इफ फिफ्थ, एट्थ and 11th terms and 11th terms of a GP are P, Q and S respectively. Prove that Q square is equal to PS. एक बढ़िया सवाल, क्या हमने लिखा है, हमने लिखा है फिफ्थ, एट्थ एंड 11th टर्म्स ऑफ क्या, किसी जीपी के फिफ्थ, ये बिल्कुल डिफरेंट सवाल हो गया, वो बच्चा वाला सवाल नहीं। इसका फिफ्थ, एट्थ और 11th टर्म्स ऑफ ए जीपी आर क्या, पी, क्यू एंड एस, देन प्रूव दैट क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस। ध्यान से देखिए, हम लिखते हैं कि लेट सोल्यूशन, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म। अब हम बार बार लिख नहीं रहे हैं, अपने से लिख लीजिएगा। लेट ए बी द फर्स्ट term is A and common ratio is what? R. Now T5 का मान कितना होगा, आपको पता है, मैं यहां लिखता हूं Tn is equal to AR to the power n minus 1। तो आप क्या लिखोगे, T5 is equal to AR to the power 4, ये T5 है। इसका मतलब ये हुआ कि P is equal to AR to the power 4, दिस इज फर्स्ट। यही ना कह रहा है कि फिफ्थ टर्म कितना है जी, P है, रिस्पेक्टिवली बोला है, ठीक है। व्हाट अबाउट एट्थ टर्म, एट्थ टर्म इज इक्वल टू AR टू द पावर 7, AR टू द पावर n माइनस 1। इसका मतलब ये हुआ कि Q इज इक्वल टू AR टू द पावर 7, दिस इज 2। और फिर बोलता है क्या, T11 AR to the power 10, this implies that S is equal to AR to the power 10, this is 3। अब देखिए, आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है Q स्क्वायर इज इक्वल टू PS। हम ऐसे लिखते हैं, हम लिखते हैं नाउ P इंटू एस इज इक्वल टू P इंटू एस। देखिए कितना हो रहा है, AR टू द पावर 4 और AR टू द पावर 10 इज इक्वल टू A स्क्वायर R टू द पावर 14। यही है ना जी, AR टू द पावर A इंटू A स्क्वायर, R टू द पावर 4, R टू द पावर 10, R टू द पावर 15। कैन यू राइट AR टू द पावर 7 होल स्क्वायर? क्यों? क्योंकि आपको Q स्क्वायर चाहिए। तो आपने क्या लिख दिया इसमें, आपने इसको लिख दिया दिस इज इक्वल टू Q स्क्वायर, so PS is equal to Q square. So you must see कि how to use the nth term of formula for nth term of a GP. Now we want to find the sum of n terms of a GP. किसी GP n terms का sum क्या होता है? See, in this video what we'll do, we'll try to understand all the concepts of geometric progression, and in the second video we'll take up the questions from NCERT and plus some more skill based question. Some hard question will take in level 2, level 3. The very first question, first thing we have seen, let's suppose that the first term is A, common ratio is R, and sum of what, n terms is denoted by S. So therefore you can write S is equal to A plus AR plus AR square dot 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 AR to the power n minus 1. You can always write। भाई याद रखिए कौन सा टर्म है, nth टर्म है, यानी क्या है, nth टर्म हम बताए थे Tn का मान AR टू द पावर n माइनस 1 होता है। फर्स्ट टर्म A है, सेकेंड टर्म R टू द पावर 1 है, थर्ड टर्म R टू द पावर 2 है, तो nth टर्म कितना होगा बेटा, AR टू द पावर n माइनस 1। Therefore S into R, अगर हम S में R से मल्टीप्लाई करते हैं थ्रू आउट, तो जब देखिए
अगर इसमें r से मल्टीप्लाई करते हो तो a से में फिर मल्टीप्लाई करोगे r से, तो r से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा जी, ये होगा a इंटू आर। कह रहे सर आपने मल्टीप्लाई किया तो वहीं लिखना चाहिए था। भाई मेरी मर्जी, हमको a से मल्टीप्लाई करने पर ar मिला है तो हमने चुपचाप क्या किया, ar के नीचे लिख दिया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ar स्क्वायर, करते करते जाएंगे। इसके पहले वाला टर्म क्या रहा होगा, ar टू द पावर n माइनस 2 रहा होगा, याद आ रहा, उसके पहले वाला टर्म r का एक पावर कम। इसमें अगर r से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा ar टू द पावर कितना, n माइनस 1, और इसमें कर लोगे तो हो जाएगा ar टू द पावर n। समझ में आ रहा, ar टू द पावर n माइनस 1, r टू द पावर 1, ar टू द पावर n माइनस 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू ar टू द पावर n। पावर जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर बढ़ जाता है, तो हमारे पास इतना हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास है 1 और ये है 2। एक इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आ गई। इंटरेस्टिंग चीज ये आ गई कि यहां से लेके और यहां तक ये सब चीजें बराबर हो गई। तो हम लिखते हैं कि लेट सपोज दैट दिस इज 1 एंड दिस वन इज 2, आपने मान लिया है। तो हम कहते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2, तो क्या मिलेगा जी, s माइनस एस आर इज इक्वल टू ए। याद रखिए यहाँ a होगा, और जब माइनस करेंगे तो ये सब माइनस हो जाएगा, तो यहाँ कितना होगा जी, माइनस ए आर टू द पावर n। समझ में आ रही बात क्या, जब माइनस करोगे इसको तो s माइनस एस आर, ये माइनस करके सब कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, ये सब माइनस हो जाएगा, तो सब कैंसिल हो जाने के बाद क्या बचेगा, यू विल बी गेटिंग दिस मच। इसमें आपके पास 1 माइनस आर एस होगा, a 1 माइनस आर टू द पावर n, देयरफॉर s की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस आर टू द पावर n बाई 1 माइनस आर। एक फॉर्मूला तो आपके पास ये हो गया। लेकिन ये कौन सी सिचुएशन है, द सिचुएशन इज व्हेन r इज लेस देन 1। तो एक फॉर्मूला आपने ये निकाल लिया, क्या, कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी इज इक्वल टू a 1 माइनस r टू द पावर n by 1 minus r when r is less than 1। so less than 1 समझ में आ रहा है ना, 1 by 2, 1 by 3, 3 by 4, 4 by 5, 7 by 9 वगैरह वगैरह। तो हमने कह दिया कि कॉमन रेशियो इसका कितना हो गया, इतना हो गया। दूसरा देखिए, अगर आप कहते हो कि हम कहते हैं 9, अगर हम इसको सेकेंड वाले में कहते हैं, सेकेंड केस, ये केस 2 मान लेते हैं, कि अगर हम इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं, तो अगर इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 कर दोगे तो इसमें से इसको घटाओगे तो यहां कितना होगा बेटा, एस आर माइनस एस होगा। इसको अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो दिस माइनस दिस, एस आर माइनस एस, ये फिर वही कैंसिल हो जाएगा, और ये सब कैंसिल होने के बाद ये वाला क्या होगा, ए आर टू द पावर एन माइनस ए हो जाएगा, यानी r minus 1 s is equal to a r to the power n minus 1, therefore s is equal to a r to the power n minus 1 by r minus 1। तो आपने जो दूसरा फॉर्मूला निकाल दिया वो हो गया r to the power n minus 1 by r minus 1 when r is greater than 1। फॉर्मूला वही है, अगर आप उसको यूज करना चाहते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि भाई देखो ये इसका एक इंपॉर्टेंट पहलू है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई आप ये बताइए, एक छोटा सा पहले हम लोग इसमें एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कैसे हम इसको यूज करते हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि भाई 2 प्लस 3 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2q प्लस 3q प्लस डॉट 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 टू 15 टर्म्स, ठीक है, ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 1। कहता है कि फाइंड इसका सम निकालिए, तो हम इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, वी कैन राइट, क्या लिख सकते हो बोलो, ध्यान से देखना, you can have 2 plus 2 square plus 2q plus dot 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 to how many terms, 15 terms। भाई एक टर्म वाले को एक साथ, एक तरह वाले को एक साथ कर दिया, ये जीपी हो गया, और दूसरा वाला भी फिर वही हो गया, 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3q प्लस डॉट 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 टू हाउ मेनी टर्म्स, टू 15 टर्म्स। अब
आपके पास पता है इस केस में ए का मान 2, आर का मान 2, एन इज इक्वल टू कितना जी 15। तो क्या लिखोगे, ए याद आ रहा है, आर मीन्स 2 to the power 15 माइनस 1 बाई 2 माइनस 1, और दूसरे वाले में क्या लिखोगे 3 इंटू 3 to the power 15 माइनस 1 बाई 3 माइनस, समझ में आ रही बात, ये कितना हो गया 2 इंटू 2 to the power 15 माइनस 1 प्लस 3 इंटू 3 to the power 15 माइनस 3। चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर लेना। इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे बेटा, ये होगा 2 to the power 16 माइनस 2 प्लस 3 to the power 16, याद रखना 15 प्लस 1 16 एंड माइनस 9, यानी 2 to the power 16 प्लस 3 to the power 16 माइनस 11। इसका आंसर हो गया। एक इसका बहुत खूबसूरत सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट भी है और ये खूब पूछा भी जाता है। वो कुछ इस तरह से है, आप देखिए, आपने पढ़ा होगा, आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है 7 ऐसे करके है, 7 + 77। हम कहते हैं ये एग्जाम्पल नंबर 2 है, फाइंड द सम 5, 55, 555, 5055 टू 15 टर्म्स, या मान लीजिए कहते हैं 2 n टर्म्स कह देते हैं। कह रहे हैं कि 5 + 55 + 555 + 5555 टू n टर्म्स। इसको देखो, जब सोल्यूशन निकालना चाहते हो तो लिखोगे कि वी हैव, क्या दिया है बोलो, 5, 55, 555, 5055 टू n टर्म से दिया हुआ है। इसमें से कैन यू टेक 5 कॉमन, अगर 5 कॉमन ले लेते हो तो क्या होगा जी 1 + 11 + 111 + 1111 टू हाउ मेनी टर्म्स, n टर्म्स हो गया। तो कह रहे हैं साहब क्या फर्क पड़ा, वहां 55 था, यहाँ 1 11 वाला हो गया। अब जो मैं कह रहा हूं उसको आप ध्यान से देखिएगा, दिस कैन बी रिटन एज 5 डिवाइडेड बाई 9। ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। अगर आप 9 से क्या करिए, डिवाइड करिएगा, तो 9 से सबको मल्टीप्लाई करिएगा, तो 9 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा 9, देन 99, 999, 9999, डॉट 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 टू हाउ मेनी टर्म्स, n टर्म्स। अब इसको देखने से तो लग रहा है कि साहब कुछ बात बन रही है। क्यों भाई, पहले हमारे पास 5 था, 5 से हमने 111 ला दिया, अब हम इतना ला रहे हैं। लेकिन इसको हम कहते हैं कि इट इज, अच्छा एक बात और दिमाग में रखिएगा, कि सर हम कर क्यों रहे हैं, हम चाहते हैं कि ये जीपी में आ जाए, क्योंकि हथियार आपके पास जीपी ही दे सकता है, मिसाइल कौन देगा, जीपी ही देगा ना, और जीपी वही दिया हुआ। जीपी ने कहा हमारे पास यही 2 फार्मूला है, मतलब इसी 2 फार्मूला को तुम चाहे जैसे चाहो यूज कर लो, बाकी अपनी चीजों को अपने अनुसार एडजस्ट कर लो। मैं वही कर रहा हूं। नाउ 9 could be written as how much, 10 - 1, could you write? 99 could be written as 100 - 1, then 1000 - 1, डॉट 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 टू हाउ मेनी टर्म्स। अब समझ में आ रही बात? और थोड़ा सा आगे बढ़ाओगे तो हो गया 5/9, ये 10 - 1, 10 स्क्वायर माइनस 1, समझ में, अब तो समझ में आ रहा है। 10³ - 1 कितना हो गया जी, टू n टर्म्स। यहां आने पर आप कहना शुरू करते हो बस हो गया सर, हम समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब तक ज्ञान जो था नहीं बाहर आ रहा था, लेकिन जब यहां पहुंच गए तो आप क्या लिखते हो, therefore s = 5/9। पहले लिखोगे 10, फिर लिखते हो 10 स्क्वायर, फिर लिखते हो 10³ टू हाउ मेनी टर्म्स, n टर्म्स, n टर्म्स माइनस, देखिए 1 है 1 है 1 है, कितनी बार है, तो हम माइनस कॉमन लेके कहते हैं 1 + 1 + 1 + 1, हाउ मेनी,
टू n टर्म्स, ब्रैकेट क्लोज। अब तो हो गया, ये तो बिल्कुल सिंपल जीपी हो गई जी। कौन सा? ये वाला जो है, ये तो 5 डिवाइडेड बाई 9, ये s है। 5/9, a का मान कितना है? 10। देखिए a का मान 10, r का मान 10 टू दी पावर -n, और यहां पर 10 - 1 हो गया। क्या फॉर्मूला? a r टू दी पावर n - 1 बाई r - 1 हो तो गया। a का मान हमने 10 लिखा, r का मान 10 ही है, तो 10 टू दी पावर n, क्यों? 10 स्क्वायर बाई 10 इक्वल 10, 10 क्यूब बाई 10 स्क्वायर इक्वल 10, एंड -n, क्योंकि 1 हैज कम हाउ मेनी टाइम्स? n टाइम्स। मतलब ये हुआ कि दिस इज इक्वल टू 5/9, यहां पर हो गया 10, 10 टू द पावर 9 - 1 बाई 9 -n। अब चाहो तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दो। इसको क्या लिखोगे? दिस इज इक्वल टू 5/9, ये होगा 10 टू द पावर n + 1, ध्यान से देखना, -10 -9n डिवाइडेड बाई 9, 9 को उधर लेके चले गए। So what is the answer? The answer is 5 times 10 to the power n plus 1 minus 9 minus 10 divided by 81. लेकिन the students who are preparing for competitive examinations, एकदम शॉर्टकट है। ये 5 हो गया, हमने 5 का मान लिया था, 7 होगा तो 7 होगा, 6 होगा तो 6 होगा, 3 होगा तो 3 होगा। मतलब अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो गया तो you can easily find the what? Sum of. Is it clear now? Now the last article, geometric mean. Geometric mean किसको बोलते हैं? हम कहते हैं कि अगर A, G, B are in GP, मैंने AP में भी वही कहा था, यहाँ भी मैं वही कह रहा हूँ। जैसे हमने आपको कहा था कि अगर आप लिखते हो 2 या 6 18, तो हम बोलते हैं ये क्या है? जीएम है। 18 या 54, तो ये दोनों जीएम है। अगर 3 चौके 12, 3 5 15 16, 162, तो ये तीनों हो गया जी। यानी अगर हमारे पास n टर्म्स आर इन जीपी, तो किनारे वालों को छोड़ करके बीच वाले को हम क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं। यहां हमने क्या कहा कि भाई हमारे पास a, g, b आर इन जीपी। अगर ये जीपी में है तो g इज नोन एज व्हाट? ज्योमेट्रिक मीन। तो हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर g बाई a शुड बी इक्वल टू b बाई g। This implies that g square is equal to ab. So what is g? g is equal to under root. तो दो चीजें आपने सीख लिया कि अगर a और b के बीच में अर्थमेटिक मीन हम बात कर रहे हैं, अर्थमेटिक मीन a है, तो a की वैल्यू होती है a प्लस b बाई 2, और अगर a और b के बीच में ज्योमेट्रिक मीन क्या है? g है, तो g की वैल्यू होती है अंडर रूट ab। समझ में आ रही बात? तो दिस इज नोन एज व्हाट? ज्योमेट्रिक मीन। अब एक और आर्टिकल है, आपके किताब में हो चाहे नहीं हो, उससे हमको कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम चाहते हैं कि आपको ये बता दे कि आप ध्यान से देखिएगा, टू इंसर्ट एन ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी, ए बी के बीच में आपको इंसर्ट करना है, घुसा देना है। तो हम कहते हैं कि प्रूफ, लेट G1, G2, G3, Gn are what? N GMs between A and B, A B के बीच में n ज्योमेट्रिक मीन है। Therefore, बस यहीं पर आपका नॉलेज टेस्ट हो जाएगा। क्या होगा बेटा? A, G1, G2, G3, Gn, B are in what? GP। ये सब जीपी में हो जाएंगे। ध्यान से देखिएगा क्लियरली, b इज इक्वल टू कौन सा टर्म है जी? देखिए n टर्म तो यही है, ये कितना है जी? n + 1 है, तो ये कितना हो गया? n + 2 टर्म्स हो गए। तो हमने कह दिया b इज दी n + 2th टर्म ऑफ जीपी। ये समझ में आ रहा है क्या? छोटा सा एग्जाम्पल,
आप कहते हो कि हमारे पास 2 दुना के 4 दुना के 8 दुना के 16 दुना के 32 दुना के 64। हम कहते हैं कि 2 और 64 के बीच में हमने 4 ज्योमेट्रिक मीन, ये सब कुछ क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिक मीन 1, ज्योमेट्रिक मीन 2, ज्योमेट्रिक मीन 3, ज्योमेट्रिक माने किनारे वालों को छोड़ के बीच वाला ज्योमेट्रिक मीन हो गया, अगर वो जीपी में है तो, और अगर वो एपी में है तो बीच वाला अर्थमेटिक मीन हो गया। ये तो ठीक है। मैं जो कह रहा हूं ध्यान से देखिए, 64 इस पूरी व्यवस्था में कितने ज्योमेट्रिक मीन है, 4 है। तो 64 कौन सा टर्म है, हम करें 4 + 2th टर्म है। 4 तो एक है, एक 5 हो गया और एक छठा हो गया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि b = हाउ मच, n + 2th टर्म है। तो n + 2th टर्म आप जीपी होने का मतलब क्या होगा जी, ar⁴n + 2 - 1 हो जाएगा। यानी ar⁴ क्या होगा, n + 1 हो जाएगा। समझ में आ रही बात? मतलब ये हुआ कि आपने ये कह दिया कि r⁴n + 1 = b/a, यानी r = b/a⁴ हाउ मच, 1/n + 1। आपको तो यही निकालना था। r अगर आपने निकाल लिया, ध्यान से देखिएगा, अगर आपने r निकाल लिया, मेरा इंटरेस्ट कुछ दूसरा है, मैं वो बताना चाहता था। तो देयरफॉर व्हाट इज g1, g1 = ar, r का मान रख दीजिए। What is G2? G2 = AR². What is G3? G3 = AR³. What is GN? N अर्थमेटिक, nth ज्योमेट्रिक मीन AR⁴n। याद रखिए, G1 AR⁴1, G2 AR⁴2। तो ये क्या होगा, GN AR⁴n। यहां वैल्यू रख दीजिएगा। ये ज्योमेट्रिक मीन हमने इंसर्ट कर दिया, लेकिन मेरा इंटरेस्ट इसमें नहीं था। मेरा इंटरेस्ट ये था, एक आर्टिकल है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन, वेरी इंपॉर्टेंट कॉर्नर। एक इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज G1, G2, G3, Gn, इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो हम कहते हैं कि भाई इसकी वैल्यू तो AR है, इसकी वैल्यू है AR², इसकी वैल्यू है AR³ और इसकी वैल्यू है AR⁴n। फिर तो ये हो गया A⁴1, क्योंकि a हाउ मेनी टाइम्स, इट हैज कम n टाइम्स, एंड r की वैल्यू है 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस कहां तक n, यानी A⁴n r⁴ आपको पता है 1 से लेके n तक का सम क्या होता है, n × n + 1/2। अब ये तो हो गया A⁴n। r की वैल्यू पता है b/A⁴ 1/n + 1 होल टू द पावर n × n + 1/2। इस n + 1 से n + 1 कैंसिल, यानी A⁴n b⁴n/2 A⁴n/2। इसको और आगे बढ़ाइए, A⁴n - n/2 b⁴n/2 A⁴n/2 b⁴n/2। लेकिन बात तो अभी हुई नहीं। हमारे पास A⁴n/2 b⁴n/2, यानी A⁴1/2 b⁴1/2n, यानी √AB⁴n हो गया। यही हम आपको बताने के लिए यहां तक दौड़ा करके लेके आए हैं। क्या आपको 2 चीजें याद हो गई? याद रखिए, अब हम थोड़ा सा आपको बियॉन्ड एनसीईआरटी ले जा रहे हैं। आई एम टेकिंग यू टुवर्ड्स कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। कि अगर हमारे पास A और B दो हमारे पास टर्म्स हैं, तो इनके बीच का अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है A + B/2। पहला क्लियर, जो याद रखना है। ज्योमेट्रिक मीन होता है √AB। तीसरा हमने कहा था कि अगर हमारे पास इसमें क्या n अर्थमेटिक मीन्स हैं, तो सभी n अर्थमेटिक्स मीन्स को अगर हम जोड़ देते हैं तो इसकी वैल्यू होती है क्या, n टाइम्स अर्थमेटिक मीन बिटवीन A एंड B। A और B के बीच का जो अर्थमेटिक मीन था, अगर हम सबको ऐड करते हैं, याद रखिएगा, तो क्या हो जाता है, n टाइम्स हो जाता है। और
अगर हमारे पास G1, G2, G3, Gn n ज्योमेट्रिक मीन्स हैं, तो ज्योमेट्रिक मीन्स का क्या प्रोडक्ट कितना हो जाता है? ये हो जाता है अंडर रूट ए बी टू द पावर n, मतलब क्या दोनों के बीच के ज्योमेट्रिक मीन का nth पावर। मतलब इसमें जो है a प्लस बी बाई टू विल बी एडेड n टाइम्स, और इसमें होगा अंडर रूट ए बी विल बी मल्टीप्लाइड n टाइम्स। क्यों? क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन है। So these are the two very important things I wanted to discuss. Now just see here, this is the last article as per NCERT, relation between AM and GM. हम कहते हैं कि let A and B be two given positive real numbers, then AM A will be equal to how much? हमने मान लिया कि AM को हम A से डिनोट करते हैं, AM को A से डिनोट करते हैं, और GM को हम G से डिनोट करते हैं। So therefore A should be equal to how much? A plus B by 2. मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले। And what is the value of G? G will be equal to under root AB. भाई लेकिन पूछ रहा है कि A और G में रिलेशन क्या है। अब जो मैं कहने जा रहा हूं, अब ध्यान से देखिए। Now what is A minus G? A minus G की वैल्यू कितनी होगी? A minus G की वैल्यू निकालना है तो आप लिखोगे A plus B by 2 माइनस अंडर रूट AB, यानी आप लिख सकते हो a प्लस बी माइनस टू अंडर रूट ए बी डिवाइडेड बाई 2। ध्यान रखिए क्या लिख रहे हैं आप लिख रहे हैं कि देयरफॉर a माइनस जी इज इक्वल टू, ऊपर देखिए कितना हुआ, कैन यू राइट रूट ए स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस टू अंडर रूट ए अंडर रूट बी, कैन यू राइट? इन दोनों को हमने अलग अलग कर दिया, डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब क्या हुआ कि अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर बाई 2। इसका मतलब क्या हुआ जी? इसका मतलब ये हुआ कि a माइनस जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। क्यों? किसी भी नंबर का स्क्वायर, a और b दोनों डिफरेंट है तो निश्चित रूप से a और अंडर b का जो भी डिफरेंस होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव हो, क्योंकि हम स्क्वायर कर तो पॉजिटिव हो गया। तो हमारे पास इसका क्या रिलेशन निकला? इसका रिलेशन निकल गया क्या? a इज ग्रेटर देन g। देखिए नाउ ये आपके सिलेबस में नहीं है, हम इसको विजडम बॉक्स लेके कर रहे हैं, और हम उन बच्चों के लिए कर रहे हैं द चिल्ड्रन हु आर एस्पायरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। ये सिर्फ सीबीएसई के लिए जो लोग कर रहे हैं उनको अगर ये नहीं करेंगे तो काम चल जाएगा। देखिए एक होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं हरात्मक श्रेणी। क्या बोलते हैं? हरात्मक। हर समझते हैं? हर बना होता है डिनोमिनेटर, बस माने जिसका डिनोमिनेटर अगर हम जो ही ला देते हैं तो हरात्मक श्रेणी होती है। क्या देखना है? हम कहते हैं कि अगर 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस क्या है, इन टर्म्स ऑफ एन एपी है, तो अगर उसका हम क्या लेते हैं, रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो हम कहते हैं 1/2 1/4 1/6 1/10 आर इन। मतलब ये हुआ कि एंड हमने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो उसका अगर हम रेसिप्रोकल लेंगे तो वो किस में हो जाएगा? एपी में। यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन कुछ नहीं है, काम सब करना है एपी वाला, लेकिन नाम एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन का है। अब देखिए अगर ए बी सी आर इन एचपी अगर हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो 1/a 1/b 1/c किस में हो जाएगा? एपी में। अब फिर एपी का खेल शुरू कर दीजिए। क्या? 1/b minus 1/a is equal to 1/c minus 1/b, यानी 2/b will be equal to how much? 1/a plus 1/c, या b is equal to ac by how much? a plus c। मैंने इसको इसलिए कह दिया क्योंकि कोई आपको ये नहीं कहेगा कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। अगर आपको सिर्फ ये कह देता है कि 1/a 1/b 1/c आर इन एपी, तो समझ जाइए कि एबीसी किस में है? एचपी में है, और एचपी वाला रूल लग जाएगा। क्लियर है? अब देखिए हार्मोनिक मीन क्या होता है। हमने कह दिया कि लेट एच बी द हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी, तो क्या होगा? ए एच और बी विल बी इन एचपी, और एचपी में तो हमने कहा 1/a 1/h 1/b विल बी इन, so 1/h minus 1/a is equal to 1/b minus 1/h, यानी 2/h is equal to 1/a plus 1/b, और h is equal to 2ab upon a plus b। तो आपने एक नई चीज देख लिया कि a और b का अर्थमेटिक मीन होता है a plus b by 2।
ज्योमेट्रिक मीन होता है अंडर रूट ए बी एंड हार्मोनिक मीन होता है 2ab अपॉन a प्लस बी। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई बताइए कि एम जीएम और एचएम में क्या रिलेशन है, बिल्कुल ये आपके सिलेबस में नहीं है, दिस इज ओनली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। इफ यू से दैट ए जी और एच में हमने कहा कि लेट ए और बी आर टू डिफरेंट रियल नंबर्स, तो अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू, ज्योमेट्रिक मीन अंडर रूट ए बी एंड हार्मोनिक मीन 2ab अपॉन a प्लस बी। देखिए आपने पहले कह दिया है कि a का मान g से बड़ा होता है, यू हैव ऑलरेडी प्रूव्ड इट। नाउ g को हम s से बड़ा करना चाहते हैं, तो g माइनस h करोगे, अंडर रूट ए बी माइनस 2ab बाई अंडर रूट ए प्लस बी, दोनों में से अंडर रूट ए बी कॉमन ले लेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो a प्लस बी माइनस 2 अंडर रूट ए बी बाई a प्लस बी अंडर रूट ए बी, अंडर रूट ए बी अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी होल स्क्वायर बाई दिस वन। इसका मतलब पॉजिटिव हो गया, ये तो पॉजिटिव होगा ही होगा, यानी पूरी की पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव है। अगर पूरी की पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव है यानी g माइनस h इज ग्रेटर देन 0, तो आपने कह दिया g इज ग्रेटर देन h। तो आपने एक बहुत बेहतरीन रिलेशन निकाल लिया। वो क्या रिलेशन निकाल लिया आपने? आपने निकाल लिया a इज ग्रेटर देन g, g इज ग्रेटर देन h। इसका मतलब क्या हुआ? a इज ग्रेटर देन g इज ग्रेटर देन h। तो आपने एक रिलेशन तो ये निकाल दिया, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है वो दूसरा रिलेशन है। वो दूसरा रिलेशन ध्यान से देखिए, ये वाला होता है, मतलब ए जी और एच, याद रखिएगा, ए जी एच आर इन जीपी, ये आपको निकालना होता है। यानी अगर ए जी एच जीपी में हो तो क्या होगा जी? जी स्क्वायर इक्वल टू एच। ए बी सी एपी जीपी में होता तो क्या लिखते हैं? बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। तो ए जी और एच माने अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन अगर जीपी में होंगे तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू एच होगा। आप करके देख लीजिए। जी स्क्वायर मीन्स व्हाट? अंडर रूट ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। एंड व्हाट इज ए? ए इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू, और एच इट इज 2ab अपॉन a plus b, a plus b, a plus b cancel, this is equal to how much? ab हो तो गया, अंडर रूट ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, हमने तो यही कहा ना, दिस इज इक्वल टू हाउ मच? एच। यानी आपने कह दिया जी स्क्वायर इज इक्वल टू एच, यानी ए जी और एच आर इन जी। सो दिस वे इन दिस वीडियो वी हैव सीन व्हाट इज सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या है? एक रूल है, फंक्शन है, या प्रॉपर्टी है, मैपिंग है, जिसका डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है। मतलब मोटा मोटी ये समझते हैं कि अगर ए एन दिया हुआ है या एफ एन दिया हुआ है, जो आप ए एन लिखते हो उसको एफ एन भी कह सकते हो, तो उसमें एन का मान 1 2 3 4 रखते चले जाइएगा, तो जो हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स मिलेंगे उनको एक साथ रख देने से वो सीक्वेंस हो जाएगा। बीच में प्लस वगैरह डाल दीजिएगा तो सीरीज हो जाएगा। पैटर्न फॉलो करेगा तो क्या होगा? प्रोग्रेशन होगा। क्लियर है? अगर फाइनाइट नंबर है तो फाइनाइट सीक्वेंस है, इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट सीक्वेंस है। यहां तक क्लियर हो गया सीक्वेंस सीरीज के बारे में? प्रोग्रेशन पैटर्न फॉलो करता है। फिर आपने बात किया एपी का nth टर्म a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपने सम ऑफ एन टर्म्स कहा कि a n बाई टू a प्लस एल और n बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। am between two numbers is a plus b by 2। अगर थ्री टर्म्स a b c are in ap then b minus a is equal to c minus b, या b is equal to a plus c by 2। जीएम की जीपी की बात किया तो हमने कहा कि भाई अगर हमारे पास टर्म्स दिए हुए हैं तो किसी भी टर्म को उठाइए, प्रीसीडिंग टर्म से डिवाइड कर दीजिए, तो जो मिलता है उसको कॉमन रेशियो कहते हैं। कॉमन रेशियो इज कॉमन एवरीवेयर। जैसे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 8 मल्टीप्लाइड बाई, तो ये क्या हो गया? ये जीपी हो गया। जीपी का nth टर्म का फॉर्मूला बताया था a r टू द पावर n माइनस 1। सम ऑफ n टर्म्स के लिए कहा a ब्रैकेट r टू द पावर n माइनस 1 बाई r माइनस 1 व्हेन r इज ग्रेटर देन, और a r टू द 1 माइनस r टू द पावर n बाई 1 माइनस r व्हेन r इज लेस देन 1। तो हमने लिखा कि 1 माइनस r हो जाता है। फिर आपने कहा जीएम। जीएम क्या होता है? जीएम इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी, ए और बी के बीच का जो नंबर होता है जी। अगर ए बी सी तीन टर्म्स जीपी में है तो बी बाई ए इज इक्वल टू सी बाई बी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। इसके बाद हमने एक और चीज बता दिया, हमने बताया हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अगर एपी में टर्म्स दिए हुए हैं 2 4 6 8 10, 1 बाई 2 1 बाई 4 कर देते हैं, वो एचपी में हो जाते हैं। एचपी में हम एच से क्या डिनोट करते हैं? हम कहते हैं वो हार्मोनिक मीन है। ए जी और एच अगर अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन है, दो टर्म्स, दो रियल नंबर्स ए बी है, तो ए
बी के बीच में ए को हम कहते हैं a प्लस बी बाई टू, जी को बोलते हैं अंडर रूट ए बी, एच को बोलते हैं 2ab अपान a प्लस बी। ए, जी और एच में रिलेशन क्या होता है? a इज ग्रेटर देन g इज ग्रेटर देन h और g स्क्वायर इज इक्वल टू ah, यानी a, g एंड h आर इन gp. So this is the full concept of sequence and series. Now in the next video we'll be taking up the questions and some skill based question and high order skill based question.